हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पोएट्री चैप्टर नंबर 3 नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का समरी लिखने के लिए सीखेंगे। मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश में समरी लिखने के लिए सिखाऊंगा और साथ ही साथ मैं इसका आसान हिंदी शब्दों में इसका हिंदी मतलब भी बताते चलूँगा ताकि आपको इसका समरी समझने में आसानी हो जाए। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप इस चैप्टर का समरी लिखने के लिए बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश बुक से पोएट्री सेक्शंस के सभी चैप्टर्स का बारी बारी से समरी लिखने के लिए सीख रहे हैं। इस कड़ी में हमने पहले 2 चैप्टर्स का समरी लिखने के लिए सीख लिया है, जिसका वीडियो इस चैनल पे मौजूद है। आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने उन वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करके वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं अगर आपने अभी तक वो वीडियो को नहीं देखा है। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है और उन सभी वीडियोज़ में इंग्लिश में समरी लिखने के लिए सिखाया गया है और साथ ही साथ उनका हिंदी में मतलब भी बताया गया है। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल वीडियोज़ होने वाला है अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। तो उस कड़ी में आज का ये हमारा वीडियो है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इस चैप्टर का समरी लिखने के लिए हम लोग सीखेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश में मैंने इसका समरी एक तरफ लिखा हुआ है और साथ ही साथ इसका हिंदी में मतलब इस साइड में लिखा हुआ है। तो आप लोगों को करना क्या है कि इंग्लिश में जो समरी है वही आपको एग्जाम्स में लिखना है। हिंदी में जो समरी यहाँ पे बताया है उसको आपको नहीं लिखना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ इसका मतलब समझने के लिए यहाँ पे बताया है। आप लोगों को समरी लिखना है इंग्लिश में। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, हिंदी में लिखिएगा तो आपका सारा मार्क्स कट जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आज के इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और समरी लिखने के लिए हम लोग सीखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में चैप्टर के जो पोएट होते हैं उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं चैप्टर के पोएट के बारे में। जैसे कि इस चैप्टर के पोएट का नाम क्या है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, वगैरह वगैरह। इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स के रूप में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स दूंगा जिससे आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी याद हो जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव के रूप में भी एग्जाम्स में पूछ सकता है। चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो चैप्टर है जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसके जो राइटर हैं, इसके जो पोएट हैं, उनका नाम है W.H. ऑर्डन। आप लोगों को याद कर लेना है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर का यानी कि पोएट का नाम है W.H. ऑर्डन। इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। आप लोगों को याद कर लेना है, 1907 में इनका जन्म हुआ था और 1973 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये चैप्टर का नाम है पोएट्री चैप्टर नंबर 3 और इसका जो पोएट है उनका नाम है W.H. ऑर्डन। इनका जन्म हुआ था 1907 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1973 में। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को याद हो गया होगा। ये 2-3 क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछ सकता है, लेकिन हम लोग जब समरी लिखेंगे तो समरी में ये चीज़ें लिखनी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और समरी हमारा काफ़ी खूबसूरत लगने लगता है। तो अब हम लोग समरी लिखना लाइन बाय लाइन सीखते हैं और साथ ही मैं आपको इसका मतलब भी बताते चलूँगा। तो फर्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज बाय अ वेरी ग्रेट पोएट W.H. ऑर्डन। तो ये जो पोएम है कंपोज किया गया है, लिखा गया है एक बहुत ही महान कवि के द्वारा जिनका नाम है W.H. ऑर्डन। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस पोएम की जो पोएट है उनका नाम है W.H. ऑर्डन। तो इस लाइन का मतलब यही हुआ कि ये जो पोएम है वो कंपोज किया गया है, लिखा गया है एक बहुत ही बड़े कवि जिनका नाम है W.H. ऑर्डन, इनके द्वारा लिखा गया है। आगे हम लोग लिखेंगे ही वाज द पोएट ऑफ हाई ऑर्डर। वो एक बहुत ही हाई ऑर्डर के, हाई रैंकिंग के, हाई कैलिबर के पोएट थे, यानी कि एक बहुत ही बड़े कवि थे, बहुत ही महान कवि थे। ही स्पेंट हीज अर्ली लाइफ इन इंग्लैंड। तो उन्होंने अपनी शुरुआती ज़िंदगी इंग्लैंड में बिताया। स्पेंट हीज लाइफ का मतलब हो गया कि अपनी ज़िंदगी को बिताया, और अर्ली लाइफ, अर्ली का मतलब शुरुआती, आरंभिक ज़िंदगी होता है, उन्होंने कहाँ बिताया था, तो इंग्लैंड में बिताया था। लेटर इन 1939 ही सेटल्ड हिमसेल्फ इन अमेरिका। बाद में 1939 में वह अमेरिका में सेटल हो गए थे, वहीं बस गए थे। तो इन्होंने अपनी आरंभिक ज़िंदगी बिताया था इंग्लैंड में और बाद में 1939 ईस्वी में इन्होंने खुद को अमेरिका में बसा लिया था, अमेरिका में सेटल हो गए थे। इन दिस पोएम द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड दी सिचुएशन इन ह्यूमन लाइफ। तो इस कविता में कवि ने मानव जिंदगी के बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी परिस्थितियों का वर्णन किया है। He also talks about loneliness in which every man lives and dies। इन्होंने ख़ास तौर से जिक्र किया है जो मानव ज़िंदगी में जो एक अकेलापन रहता है, एक तन्हाई रहता है, उसके बारे में वर्णन किया है कि किस तरह से एक इंसान अकेला हो जाता है, तन्हाई में रहता है, तन्हाई में अपनी ज़िंदगी गुजारता है और तन्हाई में ही मर जाता है। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश बुक पोएट्री सेक्शन के चैप्टर नंबर 3 के समरी में हम लोग आगे लिखेंगे The poet says that every time whispering neighbor moves left and right। तो यहाँ पे इस लाइन में कवि ये कहते हैं कि हर बार फुसफुसाते हुए पड़ोसी बाएं और दाएं चलता है, यानी कि जो हमारे पड़ोसी होते हैं, जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, दाएं और बाएं रहने वाले, वो हमारे बारे में तरह तरह की बातें करते रहते हैं और एक दूसरे से फुसफुसाते रहते हैं। तो जो हमारे पड़ोसी होते हैं वो हमारे दाएँ और बाएँ चलते रहते हैं और आपस में फुसफुसाते रहते हैं। ही कैन प्लक आवर लाइफ फ्रॉम रियल डिलाइट।
और वह हमारे जीवन को वास्तविक आनंद से भर देते हैं। हमारे जीवन में वो रियल आनंद जो होता है, वो वास्तविक जो सच्ची खुशियाँ होती है, उनसे हमारे जीवन को भर सकता है। When a person dies, then his body freezes। जब एक आदमी मरता है तो उसका शरीर जम जाता है, उसका शरीर एक पत्थर का निश्चल हो जाता है। तो जब कोई इंसान मरता है तो उसका शरीर जम जाता है, बिल्कुल पत्थर सा हो जाता है, बिल्कुल एक निश्चल जैसा हो जाता है। His active hands don't raise now। और मरने के बाद जो इंसान का जो एक्टिव हैंड रहता है, वो जो उसका जो सक्रिय हाथ रहता है, वो अब बिल्कुल डेड हो जाता है, वो बिल्कुल उठता नहीं है, अब वो उसमें कोई भी हलचल नहीं होती है। इन दिस पोएम द पोएट हैज़ ऑल्सो डिस्क्राइब अ फॉरेस्ट विच इज़ लीफलेस। इस कविता में कवि ने एक ऐसे जंगल के बारे में भी वर्णन किया है जो कि एक पत्ती विहीन हो चुका है, जिसकी सभी पत्तियां झड़ चुकी। आगे हम लोग लिखेंगे ट्रॉल्स आर मूविंग एंड स्टार्विंग। ट्रॉल जो है तो बढ़ रहे हैं और भूख से मर रहे हैं। नाइटिंगल्स आर ऑल्सो डम। और जो बुलबुल हैं वो बिल्कुल गूंगे हो चुके हैं। नाइटिंगल्स मतलब एक बुलबुल पक्षी होता है, तो यहाँ पे कहा गया है कि नाइटिंगल्स जो बुलबुल हैं वो भी गूंगे हो चुके हैं। द पोएट कंपेयर्स द लाइफ ऑफ मैन टू ए लीफलेस फॉरेस्ट। तो इस कविता में कवि ने मानव की जिंदगी यानी इंसानी जिंदगी को कंपेयर किया है, तुलना किया है एक लीफलेस फॉरेस्ट यानी कि पत्ती विहीन जंगल से मानव जिंदगी की तुलना किया है। At last the poet says only water which comes from the ice of mountains gives happiness at the time of last distress। तो इस लाइन में कवि ये कहते हैं कि केवल पानी जो पहाड़ की बर्फ से आता है अंतिम समय में लास्ट टाइम में खुशियाँ देता है। इट इज़ अ पेसिमिस्टिक पोएम। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह एक निराशावादी कविता है। इस कविता से हमें बिल्कुल निराशावाद का पता चलता है, इसलिए कहा जाता है कि ये एक निराशावादी कविता है। इट शोज दी रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन यह वास्तव में जीवन की हकीकत, दुनिया की वास्तविकता को दिखाता है। इट गिव्स मैसेज दैट मैन इज मॉर्टल। इस कविता हमें यह मैसेज देता है कि आदमी नश्वर है, यानी आदमी मर सकता है, आदमी मरने वाला है। तो इस कविता से हमें यही संदेश मिलता है कि आदमी जो है वो नश्वर है, वो मरने वाला है। मैन इज मॉर्टल मतलब आदमी मर सकता है, आदमी मरने वाला है। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ। ये जो कविता है W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया, जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इस कविता के जो लिखने वाले कवि, उनका नाम है W.H. ऑर्डन। वह एक उच्च क्रम के कवि थे। उन्होंने अपना जो स्टार्टिंग लाइफ था वह इंग्लैंड में बिताया था, लेकिन बाद में वह अमेरिका में बस गए थे। तो इस कविता में कवि ने मानव जीवन की स्थिति का वर्णन किया है। वह अकेलेपन और तन्हाई के बारे में भी बताते हैं, जिसमें हर आदमी रहता है और मर जाता है। कवि कहते हैं कि हर बार जो हमारे फुसफुसाते हुए पड़ोसी हैं वो हमारे दाएं और बाएं रहते हैं और वह हमारे जीवन को वास्तविक आनंद से भर सकते हैं। तो जब कोई आदमी मरता है तो उसका शरीर बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, और उसके जो सक्रिय हाथ, जो एक्टिव हैंड होते हैं, वो बिल्कुल निश्चल हो जाते हैं, थम जाते हैं, जिम बिल्कुल जम जाते हैं। इस कविता में कवि ने एक जंगल का भी वर्णन किया है जो कि एक पत्ती विहीन है, जिसके सारे पत्ते झड़ चुके हैं। तो इस चैप्टर का नाम भी है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि अब जो पत्ते हैं वो झड़ रहे हैं। तो यहाँ पे इस कविता में एक जंगल का वर्णन किया गया है जिसके सभी पत्ते झड़ चुके हैं, और जो ट्रोल है वो भूख से मर रहे हैं, और नाइटिंगल यानी कि जो बुलबुल है वो गूंगे हो चुके हैं। और कवि मनुष्य के जीवन की तुलना एक पत्ती विहीन जंगल से करता है। और अंत में हम कह सकते हैं कि यानी कि कवि कहते हैं कि केवल पानी जो पहाड़ की बर्फ से आता है अंतिम समय में वही खुशी देता है। एक तरह से कहा जा सकता है कि यह एक निराशावादी कविता है और यह इस दुनिया की वास्तविकता को दर्शाता है, और यह संदेश देता है कि मैन इज मॉर्टल, यानी कि मनुष्य नश्वर है, यानी कि मर सकता है। तो दोस्तों ये था पोएट्री चैप्टर नंबर 3 नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का समरी, जो कि उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग जब एग्जाम में आएगा तो इसको अच्छे ढंग से लिख पाएंगे। तो दोस्तों आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यार से कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।